हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हमारे साथ एक दफा फिर मौजूद है दिव्य कुमार जी। क्वेश्चन एंड आंसर प्रोग्राम में एक स्पेशल प्रोग्राम होता है हमारा, तो दिव्य जी आपको मैं वेलकम कहता हूं। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। देवक भाई, बहुत ही ज्यादा मैसेजेस आए हैं आपकी। बहुत ज्यादा लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको चाहते हैं। और कुछ सवाल ऐसे कॉमन सवाल हैं जो कि बहुत ज्यादा लोग करते हैं। तो पहले वो सवाल कर लेते हैं, फिर हम तरतीब से आगे बढ़ते हैं। तो हम बिल्कुल। इसमें दो प्रोग्राम करेंगे। एक प्रोग्राम ये होगा, उसके बाद में एक प्रोग्राम हम आज रात को रिकॉर्ड करेंगे, ताकि किसी का नाम या जी, किसी का सवाल ना रह जाए। और कुछ सर बिल्कुल सर। सवाल ऐसे हैं कि जो कॉमन से सवाल होते हैं, या जो कुछ अहम सवाल नहीं, तो मैं माजरत चाहूंगा अपने जो देखने वाले हैं उनसे कि हम वो सवाल स्किप कर देते हैं, या कुछ सवालों की हमें समझ नहीं आती कि लिखा क्या है, तो उनका नाम हम जरूर लेके ले लेंगे। बिल्कुल। अच्छा दिव्य भाई, आपके कुछ ऐसे सवालात हैं कि जो ज्यादा पूछे जाते हैं। उनमें से एक सवाल ये है कि आपके पास पाकिस्तान के अलावा कौन से मुल्क की नेशनलिटी है? देखें, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, यूरोपियन कंट्री की है। जी बिल्कुल। और दूसरा सवाल जो ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि आप इंडिया कब आ रहे जनवरी, अगर मुझे वीजा मिल हैं? गया तो। जी। और आप अपना यूट्यूब चैनल कब बना रहे हैं? बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड है कि आप अलग से अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। ये जनवरी की एंड में उम्मीद है, कुछ प्लानिंग है, दिमाग में कुछ चीजें हैं, तो उम्मीद है कि जनवरी की एंड में। अच्छा भाई, आपके पास गाड़ी कौन सी है, और बैटरी से चलने वाली अगर है तो वो एक दफा जब बैटरी उसकी फुल होती है तो कितने किलोमीटर करती है? एक दफा अगर बैटरी पूरी होती है तो सर 125 किलोमीटर कर लेती है। और मेरे पास कोई भी गाड़ी परमानेंट नहीं रहती, आपको पता है गाड़ियों का काम है। तो हम जी एक दिन मेहरान पे होते हैं तो अगले दिन हम फरारी में होते हैं। तो गाड़ियों का शौक बहुत है। तो अलग अलग किस्म की अलग अलग गाड़ियां टाइम टू टाइम होती हैं, क्योंकि हम लोग गाड़ियां वो हम्म, गाड़ियों का सर आपको भी पता है, जो जिसका गाड़ियों का काम होता है उसके पास कोई भी जी परमानेंट गाड़ी नहीं होती, जी बिल्कुल। बदलती रहती है। अच्छा, हम सवालों बिल्कुल, की तो तरफ बस। आते हैं। जो हमारे जी। जो कुछ सवाल हमने सेलेक्ट किए हैं उसके ऊपर। दीपक दास जी हैं, ये बकौरा वेस्ट बंगाल से। ये पूछते हैं कि 10 किताबें उनके नाम बताइएगा जो जियो पॉलिटिकल, जो वार के ऊपर या हिस्ट्री के ऊपर हो। सर देखिए, ऐसे 10 तो नहीं बता सकता, पर मैंने शुरुआत जैसे की थी, मैंने शुरुआत इस तरह की थी। मैंने पहले इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सारी पढ़ ली थी, जितने भी जी राइटर्स इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में आते हैं, जिसके अंदर ये आपके सारे ग्रीक से लेके, और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है हर सब्जेक्ट को टच करती है, साइंस, जी वॉरफेयर, आर्ट, फिलोसफी, हिस्ट्री। आप वहां से शुरू करें, वहां से फिर आप वेदों पे आ जाएं, वेदों के बाद आप महाभारत, गीता, रामायण पे आए, और उसके बाद फिर आपको आगे का रास्ता अपने आप मिलता जाएगा, फिर आप अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने वहां जी से शुरुआत की थी, क्योंकि दुनिया में अगर फिलोसफी की बेसिस वगैरह जो है वही सॉक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल ने रखी। इकोनॉमी में जाएं तो कार्ल मार्क्स थे, एडम स्मिथ थे, राइज एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर था। लिटरेचर जो था, वर्जिल का हो चाहे टॉलस्टॉय का हो, तो वो सारे ब्रिटानिका में ये सारे राइटर्स आते हैं। तो आप ब्रिटानिका से शुरू करें, वो ज्यादा आसान रहता है, मैंने ऐसे किया था। जी। अच्छा, शुभाम शर्मा जी वाराणसी से हैं, ये आईआईटी स्टूडेंट हैं। ये पूछे दिवेक भाई, आपका इंडिया में मुफ्त में दी जाने वाली चीजों के रुझान के मतलब आपकी क्या राय है? जो वहाँ की मुख्तलिफ स्टेट जैसे बिजली के बिल में और देते हैं, या फ्री राशन वगैरह, मैं यही समझाऊंगा, इनका यही सवाल है। बिल्कुल। और दूसरा ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के हिंदू जो है वो जो पार्टीशन को कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टीशन को पाकिस्तानी हिंदू जो है 2015 के बाद जाके वो अफसोस करते हैं कि क्यों नहीं गए। उससे पहले नहीं करते थे, क्योंकि उससे पहले कभी शहरों तक रेडिकलाइजेशन नहीं आई थी, वो गांवों तक थी, और लोग समझते थे इतना तो फिर हर मुल्क में ही होता है, चाहे आप वेस्ट में चले जाओ इतना तो उधर भी होगा। क्योंकि देखिए, दुनिया में क्राइम को खत्म नहीं किया जा सकता। तो आप इंडिया जाएं कि यूके जाएं, अमेरिका जाएं, क्राइम क्राइम होता रहता है। लेकिन वो बात है ना कि 50% क्राइम जब जुल्म बन जाए, क्राइम जब आदत बन जाए, तो वो 15 से जब उनका हुआ। और जो आपने कहा कि फ्रीबीज के बारे में मेरा क्या सोचना है, बस अपनी आने वाली जनरेशन को करप्ट करने वाली बात है। अपने आप को बेचते हैं वोटर्स, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे अभी वो कर्नाटका के हों, और चाहे अभी मेरे ख्याल से कहा मध्य प्रदेश में भी अरविंद केजरीवाल ने कह दिया हम ये मुफ्त दे देंगे, हम वो मुफ्त दे देंगे। भाई कहाँ से मुफ्त देंगे? टैक्स पेयर के पैसे इतने थोड़ी ना होते हैं।
डेवलपमेंट भी करनी है, मुफ्त में भी देंगे। तो ये तो लोन चढ़ा रहे हैं, पंजाब देख लो, पंजाब में लोन कितने चढ़ गए। केजरीवाल ने कहा था हम ये कर देंगे वो कर देंगे, देखिए वो न्यूज पे बोलने के लिए, भाषण के लिए अच्छा होता है, पर असल इकोनॉमिक्स ऐसे नहीं चलती है। लोन लेके अगर मुफ्त में ही देना है तो उसको फिर अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाली बात है और नस्लों को खराब करने वाली बात है। वोट को आप बेच रहे बिल्कुल हैं। सही। अच्छा, श्रीकांत विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से ये पूछते हैं कि कब तक तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक जो है चाइना के साथ दो तरफा जो सप्लाई लाइन जोड़े रखेंगे, और आगे चाइना के साथ किस तरह के इकदाम हो सकते हैं? देखिए चाइना के अगले 5 साल बड़े टफ हैं। तो अभी आप जो हालात देख रहे हैं ये और मजीद टफ होंगे, लेकिन 5 साल तक के लिए। वंस दिस डेकेड इज ओवर, 29 या 2030 के बाद जब ये डेकेड ओवर हो जाएगा, then the relations between China and the world will get back to normalization, including India। इंडिया के साथ भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे 29-30 के बाद। लेकिन एक जो है ना कि सप्लाई चेन देखें, खत्म कभी आप किसी जी। भी मुल्क से जीरो नहीं कर सकते, स्पेशली चाइना जितने बड़े मुल्क से। ठीक है, तो आप सप्लाई चेन खत्म नहीं कर सकते, आप कम से कम कर सकते हैं, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप अपने आप को रिसिलियंट कर सकते हैं, और वो सब हो रहा है। कुछ बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो न्यूज़पेपर में नहीं आती, या आती हैं तो लोग सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं, नीचे आर्टिकल नहीं पढ़ते। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं और मजीद आने वाले वक्त में होंगी, और ज्यादा सख्तियां होंगी चाइना के ऊपर और ट्रेड के ऊपर, और उनके ऊपर सैंक्शन भी, अभी भी काफी सैंक्शन लगे हुए हैं चाइना के ऊपर। सही। अच्छा, संगीता जी आसाम नॉर्थ ईस्ट से पूछ रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है? चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में आपका क्या ख्याल है? लेकिन हिमंता के तो हम इतने बड़े फैन हैं कि बस क्या बताएं। अच्छा, बाय द वे मैंने हिमंता को कल हेलो भी भिजवाया है। हमारे को जानने वाले थे कल सिलचर में, तो वहाँ हमने हेलो कल भिजवाया था, पर मसला ये कल वाले प्रोग्राम में हिमंता आया ही नहीं सिलचर में, तो एक वो अलग प्रोग्राम अच्छा। है। हाँ, लेकिन हेमंता के हो गए, तैमिंग के हो गए, हम बहुत बड़े फैंस हैं। लेकिन ये अब देखें, नॉर्थ ईस्ट के नेगेटिव इम्पैक्ट तो देखें सभी को पता है, लेकिन वो क्यों है उसकी एक हिस्ट्री है पूरी, 47 से लेके 14 के बाद नॉर्थ ईस्ट के पॉजिटिव इम्पैक्ट दुनिया को पता चल रहे हैं, देश को पता चल रहे हैं, मेन स्ट्रीमिंग में किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात जो नॉर्थ ईस्ट की मुझे लगती है, जो गवर्नमेंट ने की, डेवलपमेंट कर रहे हैं, एयरपोर्ट ला रहे हैं, सारे सिस्टर 6 सिस्टर 7 सिस्टर स्टेट्स को वो कनेक्ट कर रहे हैं मेन स्ट्रीम के साथ, चाहे वो G20 हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, हर चीज हो। अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके सैंक्शन हुए, अभी 6 महीने में कितने हुए। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी ना, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में इंडिया ने इंसर्जेंसी खत्म की, क्योंकि मैं सर दुनिया में वाहिद इंडिया है जिसने इंसर्जी खत्म की है सक्सेसफुली, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पता नहीं कितनी। दुनिया में कोई मुल्क इंसर्जेंसी खत्म नहीं कर पाया, टेररिज्म खत्म कर गया है वो, लेकिन इंसर्जेंसी खत्म नहीं कर पाया। और वो खत्म भी कैसे कि नॉर्थ ईस्ट के 8,500 जो इंसर्जेंट्स थे उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए, रिहेबिलिटेट किया। ऐसा नहीं कि जेलों में डाल दिया या मार दिया, जी जी। उनसे सरेंडर करवा के उनको फिर जो जिसकी उम्र के हिसाब से, अब मैं आपको बताऊं, अभी मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता, शायद वेट लिफ्टिंग में, अभी ओलंपिक्स में जो गई थी लड़की, या तो वेट लिफ्टिंग में थी या पता नहीं वो उसमें थी, बॉक्सिंग वगैरह में थी, वो सर इंसर्जेंट थी पहले, वो पहले लड़ती थी हम्म। इंडियन आर्मी से। वाह। उसको मेन स्ट्रीम में लेके आया, उसको ट्रेनिंग दी, आज वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो कोई मेडल भी जीत के आई थी, मुझे नाम भी याद नहीं, मुझे स्पोर्ट्स से लेके वो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में बड़ी मेडल बात है जीत जी। के आई थी, और देश का नाम रोशन किया। आज पूरा बड़ी इंडिया बात उसे जानता है। है। तो ये ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं जो किए हैं, जो आगे आने वाले वक्त में और मजीद नजर आएंगे। सही। अच्छा, भाई रजब लोचन आचार्य हैं उड़ीसा इंडिया से, ये अब पूछ रहे हैं कि स्पेस स्टेशन जो इंडिया का है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहेंगे उसके बारे रजत जी को जय जगन्नाथ। रजत जी, स्पेस स्टेशन के बारे में यही कहूंगा कि बहुत बड़ी बात होती है। अमेरिका को भी जब स्पेस स्टेशन बनाना था तो उसको कम से कम यूरोपियन यूनियन, रशिया, ब्राजील जैसे लोगों की मदद मिली। आज भी उस स्पेस स्टेशन को कोई 14-15 मुल्क मिलके चलाते हैं। इंडिया में? अकेले अपने दम पे वो स्पेस स्टेशन बना रहा है, बगैर किसी की मदद के। मदद से मेरी मुराद है फाइनेंशियली। ठीक है, जी। तो अमेरिका के अंदर भी इतना गुर्दा नहीं था कि वो फाइनेंशियली एक स्पेस स्टेशन बना सके अकेला। 14-15 मुल्क मिलकर चलाते हैं, इंडिया वो बना रहा है, बहुत स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप एक तरीके से समझें मिलिटरीली कितना ये इंपॉर्टेंट है, जियो स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है, और इसका एक है ना जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। एक होते हैं हकायक, एक होते हैं जो जी। हकायक नहीं होता लेकिन भ्रम होता है, वो भ्रम भी फैलाना कभी कभी जरूरी होता है दुनिया में। तो इसके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होंगे, जियो पॉलिटिकली भी, स्पेस इकोनॉमी वाइज भी, मिलिटरीली भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे, पॉजिटिव सही। इफेक्ट्स होंगे इंडिया के, और बहुत बड़ी बात है। $13 बिलियन का एक सिंगल प्रोजेक्ट करना बहुत बड़ी बात है। सही। अच्छा, निशा जी हैं देवभूमि से, इंडिया में पूछ रही है कि क्रिमिनल फाइट में इजाफा क्यों हो रहा है, और साथ में इन्होंने आपको रक्षाबंधन की मुबारकबाद भी दी है, और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि काश इनका भी आप जैसा जो भाई होता और इनको गाइड करता। शुक्रिया सर, शुक्रिया। वो मेरी आज जितनी भी बहनें हैं सारी बाहर हैं, तो इस बार रक्षाबंधन में मेरे हाथ में कोई भी राखी होगी नहीं वैसे। लेकिन बस ये प्यार है जिसको सुन सुन के ना वो भावुक हो जाते हैं कि यार इतना प्यार मिलता है। बाकी जो कम्युनल फाइट की बात की है इन्होंने, अब आपको है ना 14 के बाद दिखता ज्यादा है, लेकिन आपको मैं एक चार्ट में भेजूंगा, वो लगा सकते हैं मुजफ्फर भाई। वो पूरा प्रॉपर एक जी। ग्राफ है 14 के बाद कम्युनल फ्राइड का, जो ग्राफ है वो यूं यूं नीचे गया। लेकिन क्या है, उसकी अब मीडिया की कवरेज ज्यादा हो गई है, क्योंकि फिर मोदी से मसला भी है ना, सोशल मीडिया में बहुत दुनिया में ज्यादा भी इसको उसकी कवरेज हाईलाइट ज्यादा, किया जाता है। सोशल मीडिया भी है और लोकल मीडिया टीवी पे भी ज्यादा दिखाया जाता है। पहले इतना नहीं दिखाया जाता था, अब क्या है कि दो बंदे लड़ रहे हैं और दो बंदों की लड़ाई भी दिखाएंगे, पहले ऐसे नहीं होता था। सही। अच्छा, कमालिनी है ये अहमदाबाद गुजरात से, ये कह रहे हैं कि आपको भारत में होना चाहिए ना कि पाकिस्तान में, हमें आप जैसों की जरूरत है। शिभांकर बांगर पुणे महाराष्ट्र से हैं, ये कहते हैं कि जी एक्सपेंशन ऑफ इंडियन अराउंड द वर्ल्ड, अगले 20 साल में योगा, आर्ट्स, फूड और हिंदुस्तानी की दूसरे ममालिक में पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूदगी और असर और रसूख की ताकत को आप कैसे देखेंगे? सर उसी को विश्व गुरु कहते हैं। इकोनॉमी वाइज तो बढ़ रहा है, हम इकोनॉमी की तो अक्सर हम बात करते रहते हैं, जियो पॉलिटिकल जो फोरम्स हैं हम उससे पे भी बात करते हैं। जो इंडिया की ये सॉफ्ट पावर है, कहीं ना कहीं आगे जाकर देखिए, सॉफ्ट पावर में सिर्फ आपका बॉलीवुड नहीं आता। आपको ये भी बता दूंगा, इंडिया की सॉफ्ट पावर में सबसे कम जिसका योगदान है ना, वो बॉलीवुड है। बॉलीवुड से ज्यादा बड़ी चीजों का भी योगदान है इंडिया की कल्चरल सिविलाइजेशनल चीजों के। तो ये जो जी। चीजें है ना, यही चीजें आपको आगे जाके विश्व गुरु बनाएंगी, इकोनॉमी नहीं बनाएगी। इकोनॉमी आपको नंबर वन बनाएगी, सुपर पावर बनाएगी। विश्व गुरु आपको आपकी सॉफ्ट इमेज और आपकी ये पावर बनाती है। तो जैसे और जी दूसरे ममालिक के पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बात की कि इंडियन की मौजूदगी जो है, जैसे कि अभी अमेरिका के दो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी दो इंडियंस हैं, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? जैसे कि इंग्लैंड के अंदर ऋषि सोनक भी हैं, पूरी दुनिया के अंदर है इंडियन ऐसे, तो उससे क्या ताकत में, कितनी ताकत में इजाफा होगा इंडिया की? फिर ताकत में इजाफा इंडिया की इस तरीके से होगा। देखिए पहले तो सॉफ्ट पावर बढ़ता है कि यार इंडियंस कैन लीड द वर्ल्ड। ठीक है, इंडियंस गोरों को भी लीड कर सकते हैं, इंडियन अमेरिका अफ्रीकन को भी लीड कर सकते हैं। ठीक है, एक वो लीडरशिप क्वालिटी, वो विश्व गुरु वाली बात है। दूसरा, अगर कोई फायदा पूछना चाहते हैं ना, तो उनका, अगर फॉर एग्जाम्पल कल विवेक रामा स्वामी जीत जाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, उनका कर्म और उनका धर्म है कि वो अमेरिका के बारे में पहले सोचें। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कर्म है कि वो अपनी मातृभूमि के खिलाफ कुछ ना करें, जो ये अमेरिका करता है ना। ये हर महीने जी। एक स्टेटमेंट आ जाती है स्टेट डिपार्टमेंट से कि हमारे इंडिया में ये हो रहा है, हम बड़े चिंता में हैं, हम इंडिया में ये हो रहा है, हमें जवाब चाहिए। ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। जो आपके पहले सीआईए के ऑपरेशन होते रहे वो बंद हो जाएंगे। और जो मालिनी जी ने पूछा जो अहमदाबाद से, देखिए वो जी। बात तो अब हम अपने पुरखों को बोलते हैं, अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को बोलते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, सागर हैं बुरहान सिवर्स उड़ीसा से, ये पूछ रहे हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के मतलब सन 1946 में जो उन्होंने पेशन गोइयां की थी, वो कितनी दुरुस्त साबित हुई? सर तकरीबन सारी ही दुरुस्त साबित हुई है, और ऑलमोस्ट 100% के करीब ही है रेशो। ठीक है, 19-20 का ही फर्क है, लेकिन ये है कि अगर इसके ऊपर हम डिटेल में प्रोग्राम कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। जी। 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 ये नोट कर लें आप।
अच्छा, कीर्ति घिलनवार मुंबई से पूछते हैं कि इंडिया में जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते आप इंडिया में आकर पॉलिसी मेकर या पॉलिटिकल एनालिसिस क्यों नहीं बनते? देखें, यहाँ से निकलने का हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, हमारा अपना तरीका था। पर ये है कि हमें इंडिया आएंगे और बिल्कुल आएंगे, और जब आएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें भी की जाएंगी जो ओपनली शेयर नहीं की जाती। अच्छा, एक दोस्त है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, वो पुणे महाराष्ट्र से, उन्होंने ये सिर्फ लिखा है, वो पूछ रहे कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसमें 60 से 70% कराची कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये बताया कि कराची के कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं कि जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं? देखिए सर, कराची में हर किस्म का सेक्टर है। इधर आपको सेरेमिक भी मिलेगा, इधर आपको शिपिंग भी मिलती है, एयरलाइंस भी मिलती हैं, तो इधर आपको टेक्सटाइल भी मिलता है, कराची में हम्म, एग्रीकल्चर भी आपको मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग भी कराची में है। हम्म, हम्म, कराची में कंस्ट्रक्शन भी, रियल एस्टेट भी कंट्रीब्यूट करता है। कराची में आईटी कंपनियां भी हैं, तो कराची में बिग फोर कंपनियां भी हैं, ऑडिटिंग फर्म्स भी हैं। फिर कराची में हर किस्म की है, रिटेल कंपनियां भी हैं, और आपके जो होते हैं ना बीओपी कॉल सेंटर्स वगैरह जो होते हैं, वो सब भी है। कराची में हर चीज है, इसीलिए तो 60 से 70% वो कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर सबसे बड़ा मैं बताना चाहूँ तो सबसे बड़ा है कराची का फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर। सारे ही बैंकों के सही। हेडक्वार्टर्स कराची में है। तो सबसे बड़ी वो है, स्टॉक मार्केट कराची में, कमोडिटी मार्केट कराची में, कॉटन एक्सचेंज आपकी, गोल्ड एक्सचेंज सब कराची में है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सारा फाइनेंशियल सारा यहाँ पर है। अच्छा, अनिल भाई हैं, उन्होंने आपको गुरु दक्षिणा विश किया है। ये मुझे नहीं पता नहीं क्या नहीं होता सर, है, हम मैं इतने आपको बड़े गुरु को तोहफा देना कि गुरु ने हमें कुछ सिखाया है तो उसको जो तोहफे में दिया जाए गुरु दक्षिणा, नहीं नहीं, हम इतने बड़े नहीं है कि गुरु कहलाए। हम कोशिश करते हैं, अभी हम खुद सीख रहे हैं, तो अपनी जो थोड़ी बहुत जी। नॉलेज है शेयर करते हैं। अच्छा, सिद्धांत है महाराष्ट्र से, वो पूछ रहे हैं कि इंडिया ने जो G20 की थीम और एजेंडा जो दिया है, जिसका मतलब है कि होल वर्ल्ड इज द फैमिली, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो हिंदी में एक जुमला भी लिखा था, वो मैं पढ़ नहीं पाया। बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम। इंडिया ने जो ये एजेंडा है उसके थ्रू बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर दिया है। इंडिया इज फॉर द वर्ल्ड, पहली बात तो ये है। इंडिया इज फॉर द ग्लोबल साउथ, ठीक है। दूसरी बात ये, इंडिया बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी, तीसरी बात ये। उसके बाद आप देखें, इंडिया ने पूरे इंडिया इंडिया वाहिद कंट्री है अब तक जितनी भी कंट्रीज में G20 हुआ है, इंडिया ने सर 5 शहर से मजीद कोई भी कंट्री ने नहीं किया G20। इंडिया ने G20 हर स्टेट के हर मतलब शहर में तो करवाई है, कुछ स्टेट्स के तो दो दो शहरों में भी G20 की मीटिंगें हुई हैं। अगर आप एक एक शहर भी पकड़ के चलें तो 29 स्टेट हो गए, 7 यूनियन टेरिटरियां हो गई। तो यही कोई तो आपके तो 34-35 तो यही बन जाते हैं। बाकी कंट्रियां कभी 5 से ऊपर नहीं गई। आप दूसरी जो चीज है, इंडिया वाहिद कंट्री है जिसमें G20 के सबसे ज्यादा हेड ऑफ स्टेट्स आने वाले हैं, 44 इनवाइटेड है, ठीक है। इतने भी आज तक कभी नहीं है, किसी ने इनवाइट ही नहीं किया, आना तो दूर की बात है, इनवाइट भी नहीं किया। इंडिया ने 44 हेड ऑफ स्टेट्स को इनवाइट किया है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात। बड़ी बात है। अच्छा जी, आगे मधु झा जी हैं, ये चेन्नई से, ये पूछते हैं खान सर के बारे में आपकी क्या राय है, उनके टीचिंग स्टाइल और नॉलेज के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, खान सर के बारे में मेरी वही राय है जो मेरी कोटा वालों के बारे में राय है, या मेरी जो बिहार और पटना के बाकी टीचर्स के बारे में राय है। ही वर्क ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो इन्वॉल्व हैं जिसमें उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए एज अ टीचर। बट यस, आई डू वॉच हिज वीडियोस ऑन यूट्यूब। जो उनका ऑफिशियल चैनल है वो वीडियोस मैं देखता हूँ, जो क्लिप्स आती हैं वो मैं नहीं देखता। तो वो समझाते अच्छा है, याद रह जाता है, छोटे टाइम में बहुत कुछ ज्यादा समझा देते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ बिजनेसमैन। सही। अशोक सिंह जी कानपुर से, यूपी से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास तफरीह के लिए सिर्फ दो चीजें ही क्यों हैं, क्रिकेट और आर्मी, और कुछ क्यों नहीं है? बच्चे पैदा करना, ये भूल गए क्या? हमारा हर साल फर्टिलिटी रेट बढ़ता जा रहा है, तो ये भी है। सही। तीसरी गेम जी। सही। अच्छा, डीके शर्मा जी है चंपारण से, ये पूछते हैं कचाथियो आइलैंड इंडिया को हासिल कर लेना चाहिए?
बिल्कुल कर लेना चाहिए। पहली बात तो ये मेरे ख्याल मुझे याद नहीं है, पता नहीं, शायद इंदिरा गांधी ने दिया था, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, पार्लियामेंट से पूछ के थोड़ी ना दिया था। पहली चीज। दूसरी चीज, कचरीचू आइलैंड जहां पर है उधर ही राम सेतु है और उधर ही आपके थोरियम के रिजर्व्स हैं। इंडिया के पास सबसे ज्यादा दुनिया के थोरियम है, वो क्लीन एनर्जी की सोर्स है। डॉक्टर होमी जे बाबा 3 स्टेज प्लान, ये आप सर्च ही, हर कोई जाके सर्च करे। कटवीचू आइलैंड को अगर वो इंडिया को वापस ले लेता है तो इंडिया की मेरीन टाइम बॉर्डर्स और 200 मील से मजीद बढ़ जाती हैं। ठीक है, आपके बॉर्डर आपके बढ़ जाएंगे। आपने कटवीचू नहीं दिया, आपने बहुत कुछ दिया है। नेहरू ने तो कोको आइलैंड भी तो दिया था ना मालदीव को, और मालदीव कह रहा हूँ, म्यांमार को। तो आपके ये गांधी सही। परिवार दिलदार बड़े रहे हैं, दूसरों की चीजें गिफ्ट दे देते हैं अपने नाम से। राकेश प्रसाद जी दिल्ली से पूछ रहे हैं कि जी देवेश कुमार जी पाकिस्तान के वजीर आजम बनाना होगा इनको अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, और पूछते हैं कि अगर आपको ऑफर हो तो आप बन जाएंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। मुझे अगर ऑफर हो तो फिर मैं कैबिनेट मिनिस्ट्री में इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियों का पोजीशन ले सकता हूँ। प्राइम मिनिस्टर का पता नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर में आपको टेक्निकल नो हाउ, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिक्स आनी चाहिए। तो मुझे लगता है मैं अभी तक पॉलिटिक्स के लिए तैयार नहीं हूँ। मिनिस्ट्रियां मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि हम इधर स्टेट का भी, वो क्या कहते हैं, विधानसभा के हम मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते, और हम किसी स्टेट के वो भी नहीं बन सकते, प्रोविंस के मिनिस्टर भी। तो कहाँ इतनी दूर की बात है, कहाँ सोचे। अच्छा, सुशांता पाल कोलकाता से पूछ रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका और चाइना की इकोनॉमी जो है डाउनफॉल का शिकार है, और अमेरिका का झुकाव इस वक्त वाज़े तौर पर इंडिया की तरफ है। आने वाले दिनों में अगर अमेरिका की चाइना मुखालिफ पॉलिसी तब्दील हो जाती है, तो इससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कुछ असर पड़ सकता है? पहली चीज नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका का डाउनफॉल जो है वो को रिलेशन में है चाइना के साथ। तो अगर उनकी पॉलिसी चेंज होती है तो अमेरिका और मजीद जल्दी डूबेगा, और ये अमेरिकन को, उनकी डीप स्टेट को पता है। पहली चीज। दूसरी चीज, नेक्स्ट इलेक्शन में रिपब्लिकन आ रहे हैं, और रिपब्लिकन तो कहते हैं रशिया के साथ हाथ मिलाओ, टेबल पे हम्म, बातचीत करो और चाइना के साथ युद्ध करो। तो रिपब्लिकन की सोच अलग है, और डेफिनेटली रिपब्लिकन आ रहा है। वो ट्रंप आए, विवेक रामास्वामी है, डिसेंटिस आए, जो भी है, आने वाले रिपब्लिकन है। हाँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर डेमोक्रेट भी आ जाते हैं बाय चांस, ठीक है, तो भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बेफिक्र हो जाए। अच्छा, कुणाल जी दारुल जंग वेस्ट बंगाल से पूछते हैं कि भारतीय अपोजिशन ने जो लूनर चंद्रयान के नामों पर इतराज किया है कि जहां पर वो लैंड किया है, हम्म, शिव शक्ति मेरे ख्याल उनका नाम रखा है उसका, हम्म। तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि इन्होंने क्यों इतराज किया है इस नाम पे? क्योंकि उनको वो इलेक्शन जीतने का शौक नहीं है ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ये गांधी परिवार और कांग्रेस की अपनी एक खासियत है। अ, चंद्रयान 1 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने वो प्रोग्राम शुरू किया था, उसके ऊपर साइनें की थी, सैंक्शन किया था। 2008 में वो प्रोग्राम गया, ठीक है, यूपीए की गवर्नमेंट थी। जवार पॉइंट क्यों लिखा था? उनके बाप का है चांद, जवार पॉइंट क्यों लिखा? कम से कम ये बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई मोदी पॉइंट बता दो, कोई शाह पॉइंट हो, कोई डोवाल पॉइंट हो, वाजपेयी पॉइंट, मुखर्जी पॉइंट, अडवाणी पॉइंट, कोई ऐसा रखा है? देश के नाम, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाया, तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट। अपोजिशन का काम ही बिला वजह का अपोज करना भी है ना, वो कभी कभी हानिकारक हो जाता है, और वो आपके अपोजिशन को बली को भी आता है इलेक्शन कैसे हारना है। एक्सपर्ट है उसमें। अच्छा, एक ब्रिगेडियर कृष्णा जी हैं, वो भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, उन्होंने भी कमेंट्स किया है। यशवंत शर्मा है। अच्छा, एक और है सलील कुलकर्णी मुंबई से, उन्होंने मशवरा दिया है कि दिवेक भाई के साथ दूसरी तरफ से हिंदुस्तान के किसी इंटेलेक्चुअल या जो अच्छे कोई यूट्यूबर्स हैं, कुछ बड़े लोग हैं जैसे कि मेजर गौरव आर्या या इस तरह के जो उनको भी इनवाइट करें। तो इस सिलसिले में वो कह रहे हैं कि दिवेक भाई से आप बात करें, तो ऐसे हो सकता, पॉसिबल है कि मेजर गौरव आर्या भी हमारे चैनल पर आ जाए? देखिए, मेजर गौरव आर्या नहीं आएंगे, अब वो मैं खुल के बात इधर नहीं बता सकता लोगों को। लेकिन बात है कि अब अगर हम दूसरी बात करें तो इंडिया से काफी ऐसे लोगों से मेरी जान पहचान है जो वो कभी भी नहीं आएंगे। वो इंडिया में ही नहीं आते पब्लिक में, वो इंडिया की मीडिया पे भी नहीं आते। और जो इंडिया की मीडिया पे आते हैं उनको मैं देखता ही नहीं। जो अब बात रही यूट्यूबर्स की, इंडिया के यूट्यूबर्स का 1% है जो बहुत ही ऑनेस्ट है,
बहुत सच्चा काम करते हैं, फैक्ट एंड फिगर्स पे काम करते हैं, रिसर्च पे काम करते हैं। आई एम कनेक्टेड टू मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम आई एम कनेक्टेड टू। अच्छा, गौरव जी आसाम से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी कश्मीर कब तक हिंदुस्तान ले लेगा? आने वाले 50-100 साल तक अखंड भारत बन सकेगा? और उसकी शक्ल यूरोपियन यूनियन स्टाइल में होगी अगर वो बनता है, जैसे कि अखंड भारत यूनियन उसका नाम हो? देखिए, आप कश्मीर कब तक ले लेगा भारत, ये तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, अभी तक मेरा डोवाल साहब से राब्ता होना बाकी है। ठीक है, बाकी बात रही कि जो आपने अखंड भारत की, उसका काम शुरू हो गया। आपको बिम्स्टेक की मीटिंग्स की पढ़े, जुलाई में जो मीटिंग्स हुई हैं, उसका जो जॉइंट कम्युनिके निकला है, आप वो जॉइंट कम्युनिके को पढ़ें और यूरोपियन यूनियन की अगर फॉर्मेशन को पढ़ें तो उसमें कोई ज्यादा फर्क मुझे नजर नहीं आया। इंडियन यूनियन की शुरुआत हो चुकी है। और सर एक चीज मैं ऐड करता चलूं, जम्मू कश्मीर के बीच में जो टनल है, जवार टनल, southern most point of India in Andaman and Nicobar, Indira Point, northern most point of India, Indira Col, mountains submerged in the sea in the Antarctica Ocean, Indira Mount, a forest area in the eastern Ghats of India, Indira Zoological Park। और कम से कम 450 ऐसे इंस्टीट्यूशंस, एयरपोर्ट्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, यूनिवर्सिटीज हैं जिनका गांधी परिवार के ऊपर नाम है, जिसकी पूरी लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है। लेकिन इनको शिव शक्ति और तिरंगा पॉइंट से अपोज है। इनके इंडिया भी इनके बाप का था ना, जूलॉजिकल पार्क और सदर्न पॉइंट और नॉर्दर्न पॉइंट अपने नाम पे रख के गए। हम्म। अच्छा, ऋषि पाल हैं दिल्ली से, ये खुद भी स्टूडेंट हैं और ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी और सीएससी उसके। वो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि ब्यूरोक्रेट सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं, कि वो पूछते हैं कि एक अच्छा ब्यूरोक्रेट कैसे मुल्क को अच्छा बना सकता है, और ब्यूरोक्रेट और हुकूमत के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कैसे बन सकते हैं? हुकूमत तो आती जाती रहती है, जबकि सिविल सर्वेंट तो जो है वो मुस्तकिल होता है। देखें, आपके आने वाले वक्त में शायद आपके सिविल सर्वेंट भी मुस्तकिल वो नहीं रहेंगे परमानेंट, पहली बात मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात, बैरोक्रेट्स अगर फाइलें जल्दी मूव करना शुरू कर दे तो वो अपने आप अच्छा बैरोक्रेट बन जाता है, बगैर रिश्वत लिए। फाइलें मूव करो, टाइम पे मूव करो, जल्दी से मुराद है वक्त टू वक्त, डिले नहीं की करनी चाहिए। डोंट टेक योर वर्क फॉर ग्रांटेड। तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, 2025 में वैसे ही वो सिविल सर्विसेज का बिल आ रहा है, तो वो अग्निवीर टाइप इसमें सिविल सर्विसेज में भी लेके आ जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी जो यंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आने वाले वक्त में हर साल पास आउट करेंगे, ट्रेनिंग से और पोस्टिंग्स लेंगे, इन सबको एक ग्रुप बना के और अपोज करना चाहिए। इवन गवर्नमेंट से मांग करनी चाहिए कि हमें तुम्हारा घर, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर, नौकर चाकर फ्री के बिल नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का 40% बजट तो तुम जैसे ब्यूरोक्रेट्स खा जाते हो यार। ऊपर सही। गवर्नमेंट को बोलते हो गवर्नमेंट यही क्यों नहीं कर पा रही, तो वो क्यों नहीं कर पा रही। हमारे मुल्क में देखो, हमारा सालाना $17 बिलियन खर्च होता है, पाकिस्तान में $17 बिलियन ब्यूरोक्रेट्स पे। और हमारा इंडिया से मुल्क 5 गुना छोटा है, 6 गुना छोटा है आबादी में। तो सोचो इंडिया में कितना खर्च होता होगा। अच्छा, चंद्रा जी बेंगलोर से, उन्होंने सलाम दिया है आपको। अच्छा, नदीता जी, नदीमता श्री उड़ीसा संभालपुर, ये पूछ रहे हैं कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ये ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ओडिशा के बारे में तो मेरा बड़ा पॉजिटिव रहा है। आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ नवीन पटनायक। मैं उनको फॉलो करता हूँ। ही इज अ ग्रेट गाय। ही इज वन ऑफ द फ्यू अपोजिशन लीडर्स विच आई लाइक। ठीक है। और बात रही कि ईस्टर्न स्टेट्स की, देखें ईस्टर्न स्टेट्स में कोई इश्यूज हैं, लेकिन ईस्टर्न स्टेट्स के वो जो इश्यूज आपके हल होंगे वो 26 में होंगे। कैसे? 24 में इलेक्शन है, 24 की एंड में या 25 में जाके सेंसस होने हैं। ठीक है, इंडिया में वो सेंसस की बुनियाद पे 26 में डीलिमिटेशन होनी है इंडिया की। इलेक्शन कमीशन डीलिमिटेशन करेगा, पूरे इंडिया की करेगा। उसके अंदर आपके करीब ये बंगाल के, सिक्किम के और आसाम के, स्पेशली ये जो स्टेट्स है ना ईस्ट के, और ये बिहार के, नेपाल का जो बॉर्डर है उस साइड पे, यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स को या तो यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, किसी का कहीं मिलाया जाएगा, किसी का कहीं। पूरी कोशिश की जाएगी जो वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है उसका चांस ही खत्म कर दिया जाए, और जो इलीगली जहां से, जिन शहरों से या जिन जगहों से इलीगली इंडिया में लोग घुसते हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो,
उन जगहों को यूनियन टेरिटरी बना दी जाए। तो ये 26 तक है, काम शुरू हो गया बाय द वे इसके ऊपर। आपने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का भी देखा होगा, 2 हफ्ते पहले उन्होंने आसाम की डिलिमिटेशन का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन 26 में पूरे इंडिया का होगा कलेक्टिव। सही। सुशांत उड़ीसा से ही हैं, वो पूछ रहे हैं कि अपनी जिंदगी में के बारे में मुख्तसर सा बता दें। मुख्तसर सर यही है कि बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देख लिया है, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों ही देख लिया है। बस तो अभी कुछ ज्यादा जिंदगी से ना ख्वाहिशें हैं, ना कोई ऐसी फरमाइशें हैं कि वो पूरी हो, पर ये है कि बस जी रहे हैं। अब टारगेट दूसरा हो गया जिंदगी का, मटेरियलिस्टिक से अब हम लोग किसी कॉन्क्रीट चीज पे कुछ करना चाहते हैं। बाकी वो ये है मुख्तसर सा। बिल्कुल सही। सोनू चौधरी ये पूछ रहे हैं कि जी, जैसे इंडिया ब्रिक्स में मुसलमान मुल्कों को लेके आया है, ऐसे ही ओआईसी में इंडिया को भी रुकनीत के लिए डिमांड करनी चाहिए। नहीं, इंडिया लाया है इसीलिए ताकि ओवैसी को खत्म कर सके। और पहली चीज, ईरान को छोड़ दें, ईरान का खुमैनी का थोड़ा दिमाग थोड़ा खिसका हुआ है। यूएई सऊदी अपने आप को कभी मुसलमान कहते हैं? जो होते हैं उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जो नहीं होते ना वो अपने आप को बार बार कहते हैं कि हम मुसलमान मुल्क हैं। और सही। ये तेल के लिए आए हैं, ठीक है। 80% ऑयल है इन 6 मुल्कों के बाद, चाइना, रशिया, ब्राजील, सऊदी, ईरान, यूएई, इन 6 मुल्कों के बाद दुनिया का 80% तेल है। ये ओपेक को भी खत्म करेंगे और ओआईसी को तो खत्म करना ही करना है। अब ओआईसी में नहीं जाना, ओआईसी को ही खत्म कर देना। सही। अच्छा सौरभ जी, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेशी आए हुए हैं। तो क्या त्रिपुरा में भी दूसरे नॉर्थ ईस्ट की तरह वो कह रहे हैं कि एनआरसी चालू होगा, और साथ भी वो ये कह रहे हैं कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पावर डिमांड कर रही है जो त्रिपुरा। तो ये कब तक इसकी तवक्को है कि इनको सेपरेट जो पावर दे दी जाए? देखो, सेपरेट पावर का मुझे नहीं पता, इसके ऊपर मैं डिटेल में एक बात करूंगा पढ़ने के बाद। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जो डिलिमिटेशन आसाम में हो रही है उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट त्रिपुरा की इलीगल उसमें भी पड़ेगा, क्योंकि वो त्रिपुरा में आके सेटल हो रहे हैं पर वो आ रहे हैं आसाम के थ्रू है। तो आसाम में जब डिलिमिटेशन के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से 2-2.5 हफ्ते पहले, तो वो जैसे ही हो जाएगा तो आपके ये त्रिपुरा में एक तो पहला बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। दूसरी चीज, पूरे इंडिया में एनआरसी का काम शुरू हो चुका है, तो बेफिक्र हो जाए। हर आप लोगों को यार 9 साल में इतना समझ जाना चाहिए, मोदी जी भोंपू नहीं बजाते। वो काम कर भी देते, काम करने के बाद भी भोंपू नहीं बजाते। न्यूज़पेपर में इतनी सी इतना सा आर्टिकल आएगा, ये बड़ी हेडलाइन भी नहीं आती। पर आप एनआरसी टाइप करें, लास्ट 6 से 8 महीने के जितने आर्टिकल है सारे न्यूज़पेपर्स के इंडिया के, आप वो पढ़ें। उस पढ़ने के बाद अब भी अगर आपको लगता है कि एनआरसी का काम शुरू नहीं हुआ है, तो फिर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। काम शुरू हो चुका ऑन ग्राउंड, बाकायदा जो नेशनल रजिस्टर्ड डेटाबेस जो बनाना उसका काम शुरू हो चुका है हर स्टेट में। ऐसा भी नहीं है कि 1-2 स्टेट में, हर स्टेट में शुरू हो गया। आनंद कुमार थाने महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं कि जी, पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर गजनवी, गौरी और मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ाया जाता है, जबकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, टेक्सला या हिस्ट्री ऑफ मौर्य के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? सर बात वही है ना, अपने हिस्ट्री को अलग करना है ना, टू नेशन थ्योरी। वो पढ़ाएंगे तो आप हिंदुज्म की तारीफ हो जाएगी ना वो। तो फिर आपको वो हिंदुओं से जो नफरत है, टू नेशन थ्योरी, पार्टीशन, तो वो सारा इनका वो बुनियाद हिल जाती है। जबकि इन लोगों को ये समझना चाहिए कि 21वीं सदी में सच पढ़ाने से बुनियाद नहीं हिलती। ये सच पढ़ा भी दोगे ना तब भी आपका मुल्क नहीं टूटेगा, इंडिया कब्जा नहीं कर लेगा। ये बात समझनी चाहिए कि जर्मनी हिटलर के बारे में नहीं पढ़ाता, जर्मनी पढ़ाता है कि हाँ हमारे मुल्क में कैसा बंदा पैदा होता है। वो छुपाते, दुनिया छुपाती नहीं है, हम लोग हर चीज को छुपा के पता नहीं खाता। इटली में क्या मुसोलिनी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? रशिया में क्या स्टालिन की वो जो जातियां थी उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता? मसला ये है कि पाकिस्तान में ये लोग समझते हैं कि छुपा लो ये की हल है। फॉर एग्जाम्पल, अभी चेयरलिफ्ट का वाक्य तो सभी लोगों को पता होगा, जो चेयरलिफ्ट पे बच्चे फंसे हुए थे 12 घंटे, और जो पूरा तमाशा चला पूरी दुनिया में। कल गवर्नमेंट के ऑर्डर आए कि पूरे पाकिस्तान की चेयरलिफ्टें ही बंद कर दो, ये इनका हल था। ना रहेगी चेयरलिफ्ट तो ना जी। होंगे हादसे। तो इनकी सोच पता नहीं कैसे चलती है, जो समझ से बाहर है हमारे। सही। अच्छा, नेहा जी मुंबई से पूछ रही हैं कि आप आने वाले वक्तों में जो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स हैं उसको क्रैश होते देखते हैं, जैसे कि 2020 में हुई थी?
हाँ, क्योंकि अगर आप हाउसिंग बबल देखेंगे तो जो 2008 का जो हाउसिंग बबल का ग्राफ था और अभी करंट हाउसिंग बबल जो मॉर्गेजेस का लोन्स का जो ग्राफ है वो क्रॉस कर चुका है, 2008 से भी ज्यादा हाई है। अमेरिका में पिछले 1.5 साल में जो फेड का रेट था वो 0.5 से लेके 6 तक पहुंचा दिया मेरे ख्याल से, अभी शायद और बढ़ाने वाला है। कल परसों फिर ये यूएस फेड का चेयरमैन आया था, बोला हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। और तीसरी चीज, इंडिया अमेरिका में मॉर्गेज रेट्स जो हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं मॉर्गेज के, वो भी बढ़ चुके हैं, 2008 से ऊपर जा चुके हैं। इस बार अमेरिका बहुत गंदा डूबेगा। 3 बैंकें ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी हैं। 183 बैंक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। तो अमेरिका तबाह हो रहा है, क्योंकि उधर भी ये इलीगल माइग्रेंट्स की बड़ी उनको वो है ना, प्यार है, मोहब्बत है जी डेमोक्रेट्स को। तो उन्होंने तबाह, शुरुआत वहां से होती है। एक वो है, फिर चाइना भी है, फिर रशिया यूक्रेन वॉर भी नहीं। फैक्टर एक नहीं होते, फैक्टर बहुत होते हैं। बात होती है ट्रिगर जी कौन दबा रहा है। होता है ना कि बंदूक को साफ करनी है, गोली भरनी है, जी जी। बनने के बाद लगानी है, लेकिन आखिरी होता है कौन चलाएगा, चलाने वाले इलीगल माइग्रेंट्स होंगे। सही। आशुतोष तिवारी जी हैं, ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। ये पूछते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी मुसलमानों में फर्क क्या है, बेसिक जो है तालीम का, माइंडसेट का, या कुछ और भी फर्क आप देखते हैं उनमें? इंडिया के जो शहर के टीयर 1 के जो मुसलमान हैं, उनका माइंडसेट, उनकी तालीम वो बहुत आगे है और वो देश से प्यार करने वाले हैं। ठीक है, जो टीयर 2 और टीयर 3 के हैं वो, और उन पाकिस्तानियों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन टीयर 4 पे या गांव में जाए तो वापस पाकिस्तान से प्यार, वो फिर देशभक्त है। उनके अंदर भी लॉजिक है। जो मसला है ना वो टीयर 2 और टीयर 3 वालों में ज्यादा है। जो मैंने देखा, देखिए ऐसा थोड़ा बहुत 5-5% तो टीयर 1 में भी है, टीयर 4 में भी है। लेकिन एक होता है ना कि सिग्निफिकेंट चेंज जो आपको नजर आए, वो टीयर 2 और जी टीयर 3 के शहरों में मुझे ज्यादा नजर आता है, यहाँ पर बैठ के। अलग बात है कि ग्राउंड में क्या होता है तो वो अब मैं तो उधर कभी गया नहीं ना। सही। अच्छा, नरेंद्र सिंह जी हैं इंग्लैंड से, इनको उनके सवाल का जवाब मिल गया। इन्होंने भी नेशनलिटी के बारे में पूछा था। विशाल श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, और ये पूछ रहे हैं कि आपके उस्ताद कौन है, आपके गुरु कौन है, और आप किससे ज्यादा मुतासर हैं, और स्वामी विवेकानंद के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो गुजर गए या जिनको पढ़ के हमने बहुत कुछ सीखा था, ऐसे भी उस्ताद हमारे पास अनगिनत है। एपीजे कलाम से की किताबें, इंटरव्यूज, उनके शॉर्ट्स हो जाएं तो बिजनेस में आ जाए तो रतन टाटा हो जाते हैं। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद हो गए, ऐसे बहुत से हैं, नॉन स्टॉप हैं, कोई एक नहीं है। और अगर मैं अपने 1-to-1 इंटरेक्शन की बात करूं, ठीक है, जिनको मैं किसी भी फोन करके मैं पूछ सकता हूँ कि भाई मेरे साथ ये मसला था, ऐसे भी बहुत सारे हैं। मेरा एक सिंपल सा फंडा है, जो मेरे 15 सवालों का जवाब दे दे वो मेरा गुरु है। क्योंकि मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, जवाब आए ना आए, सवाल करना आना चाहिए। ज्ञान उसी को मिलेगा जो ढंग के सवाल कर पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बिल्कुल। आपको जवाब भले ना आए, जो सवाल करना आना चाहिए। लोगों को सवाल करना नहीं आता, इसीलिए उनके सही। पास ज्ञान की कमी है। सवाल करना सीखो। सासमी सिंह उड़ीसा से पूछ रहे हैं कि जी 5 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स के नाम बताएं जो कि माइनॉरिटी के ऊपर और जो पाकिस्तान के जो सही मसाइल हैं उसके ऊपर बात करते हो। 100% की अगर बात करूं तो पब्लिक रिएक्शन में एक आपका हो गया, एक शोएब चौधरी का है, कुछ आपके जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो बीच में 10%, 5% उनका प्रोपागेंडा आ जाता है। वो भी पीएचडी वाले इस्लामाबाद से, उनका काम दूसरा वाला है। लेकिन मैं देखता भी नहीं हूँ यार, मैं दुनिया भर के चैनल्स देखता हूँ, तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं। मुझे ऐसे मुंह जुबानी अभी आपने इतना अचानक से पूछ लिया तो मुझे याद भी नहीं आएगा। लेकिन रिएक्शन चैनल्स में दुनिया भर के जी देखता हूँ, और पाकिस्तान के भी देखता हूँ, तो हैं पॉजिटिव लोग हैं। मुझे रिएक्शन चैनल्स हैं पाकिस्तान में ऐसे जो बहुत पॉजिटिव हैं, जिनमें सर चेंज नजर आया। सही। 3 साल पहले जो उनकी सोच थी, आज की जो सोच है, उसमें बहुत फर्क नजर आता है। तो उन्हीं को सब्सक्राइब किया हुआ है मैंने। सही। नकिल अश्वर नायक हैं उड़ीसा से, ये पूछते हैं कि टेक्नोलॉजी की कौन सी फील्ड ऐसी है कि जिसमें भारत को अभी और काम करने की जरूरत है ताकि फ्यूचर में वो चाइना के बराबर आ सके? बाय द वे, चाइना के पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसने सारी अमेरिका से चोरी की हुई है। तो अपने आप को चाइना से पहली बात तो कंपेयर मत किया करो, कम से कम टेक्नोलॉजी, आर्मी वगैरह में। हम्म। अब आ जाते हैं टेक्नोलॉजी में।
कम से कम ऐसी 95 और टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें इंडिया को काम करना चाहिए। ये अश्वनी वैष्णव का एक इंटरव्यू था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनका टेक्निकल गुरुजी वाले के साथ था, गौरव के साथ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने कहा था, टू become a Vishwa Guru and to become a number one economy, India need to have around 100 different kinds of technologies in which India should be world leader। तो वो, और उसमें से 40 से 50 टेक्नोलॉजी पे तो इंडिया काम भी कर रहा है। अभी देखें, वो मीथेन इंजन बन रहे हैं इंडिया में, न्यूक्लियर इंजन के ऊपर, रॉकेट इंजन पे काम चल रहा है, उसके ऊपर R&D चल रही है। क्वांटम कंप्यूटर का वो जो नेशनल क्वांटम कंप्यूटर मिशन लॉन्च किए हुए हैं। बहुत सी चीजें जो हमें पता भी नहीं है, और ऐसी बहुत सी चीजें जो मुझे अभी मुंह जुबानी याद भी नहीं है, वो मेरे पास लिखी हुई है। तो इंडिया अभी भी 40 से 50 टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है, और आप अभी भी 10 से 15 टेक्नोलॉजीज इंडिया के पास हैं ऑलरेडी, तो 65 तो आप यही पकड़ लें। अच्छा, कैलाश नाथ जी हैं सालीपुर कटक उड़ीसा से, कह रहे कि अटक से कटक तक भारत था, इस बात में कितनी हकीकत है? और दूसरा, वो आपको जय जगन्नाथ भी कह रहे हैं। जय जगन्नाथ। अटक से कटक तक, अटक कटक सर, तक। ये अटक आपका पंजाब में आजकल आते हैं, KPK में ये आते हैं, तो ये मुझे ये बड़ा पिशावर के, ये पहाड़ी, यानी वहां से स्टार्ट होती है हमारी रेलवे लाइन है ना, वो अटक से हम्म। स्टार्ट होती है मेरे ख्याल में। सर अटक से कटक तक वाली जो बात है ना, वो बात आई थी आपके मौर्य एम्पायर में, अशोका के टाइम पे। ठीक है। हम्म, ओ सॉरी, अशोका के टाइम पे नहीं, बिंदुसारा के पॉइंट पे, ये गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। ठीक है। तो ये तब की बात थी, लेकिन अगर आप मौर्य एम्पायर पे चले जाते हैं, ठीक है, जहां पर ये चाणक्य और ये जो पूरा मौर्य एम्पायर था, उसमें तो सर फिर काबुल पकड़ ले, काबुल से भी शायद ऊपर चले जाए, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। ऐसी कोई जगह नहीं। आपको पता है शिंजियांग का भी इंडिया का हिस्सा था। कनिष्क डायनेस्टी आप पढ़े, कनिष्क के बारे में पढ़े, राजा कनिष्क के बारे में, जो कश्मीर के राजा थे। तो वो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और चाइना का ये शिंजियांग, और ऊपर का ये पूरा इंडिया, ये सब ये यहाँ के राजा थे। अफगानिस्तान में किंग कनिष्क के नाम के पुतले हैं, उसके नाम की होटलें हैं। गजनवी से ज्यादा तो कनिष्क की इज्जत की जाती है अफगानिस्तान में आज की तारीख में। तो इंडिया अपने बिल्कुल। अलग अलग टाइमों में बहुत अलग अलग बियॉन्ड द बॉर्डर रहा है। और अगर आप नीचे पे आ जाते हैं कटक तक, ठीक है, तो इंडोनेशिया क्या था, मलेशिया क्या था, फिलीपींस क्या था, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया क्या था। ठीक है। कोई एंड नहीं था, इंडिया की कोई सीमा नहीं थी। अभी तो वो एक संगम लिटरेचर में एक वो जिक्र है, आठवां कॉन्टिनेंट जो पानी में डूब गया, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक आठवां कॉन्टिनेंट था। अब वो संगम लिटरेचर में लिखा है, साइंटिफिकली अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन वो है। सही। अगर वो होता तो आप और नीचे ले जाएं, आप फिर समझे ऑस्ट्रेलिया तक भी हैं आप, तो खींचते जाएं आप बिल्कुल। बस। अच्छा, सौरभ सिंह भास्कर वाराणसी से, एक तो इन्होंने चैनल का पूछा, दूसरा वो कह रहे कि जब दुनिया इस वक्त ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही है, तो आप कैसे देख रहे हैं आइंदा आने वाले सालों में, जब ये जो तेल की जो ये सारी डिमांड खत्म हो जाएगी, तो आप अरब जो कंट्रीज हैं उनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? और उसने उन्होंने एक साथ में एक सवाल मुझसे भी किया है, वो कह रहे हैं कि जी आप, आपकी हुकूमत जो है चाइना को एक मगरमच्छ की तरह पाल रही है कि जो खुद ही इसको खा जाएगा बाद में। तो ये पहले ये बताएं आपके अरब फ्यूचर के बारे में। अरब डूब रहा है, सऊदी अरब की हालत बहुत खराब है। ठीक है, स्पेशली सऊदी अरब का नाम लेके बोल रहा हूँ, बाकियों का नहीं कह रहा। बाकी भी अरब डूब रहा है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, तेल की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी, तेल की खपत कभी खत्म नहीं होगी। जब तक तेल है उसको इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि तेल से पेट्रोकेमिकल्स भी निकलते हैं। तो दिमाग में तेल से सिर्फ पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल ये मत रखो दिमाग में, उससे नीचे भी आ जाओ, केमिकल्स पे आ जाओ, पेट्रोकेमिकल्स पे आ जाओ। ठीक है, ये जो जितने भी होते हैं टेक्निकल नाम, ये नीचे आ जाओ। वो सारी चीजें आपकी क्रूड ऑयल से रिफाइन करके ही बनती है, पेट्रोकेमिकल्स। सही। अभी तक दुनिया में उतना अफेक्टिव, क्या कहेंगे, अफेक्टिव दुनिया में रिसाइकलिंग का अल्टरनेटिव। प्रोसेस नहीं है, रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस नहीं है पेट्रोकेमिकल्स का। इसको आने में अभी भी 20 से 25 साल लग जाएंगे। तो आप समझो कि दुनिया में जितना तेल है उसको खत्म करने के बाद ही हम 100% शिफ्ट होंगे। पेट्रोकेमिकल तक तो जरूरत रहेगी और खपत भी रहेगी तेल की। एनर्जी पे हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और हो जाएंगे, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गाड़ियों की एनर्जी हो, चाहे वो इंडस्ट्री की एनर्जी हो। सही। तेजस शर्मा और जी जो हैं, ये चाइना की पोर्ट बात की है, ब्लेयर। और जो
जी जी जी, उसका जो भी जवाब चाइना दीजिए। की इन्होंने बात की पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर तो हम अक्सर बोल चुके हैं। अब पाकिस्तान की हुकूमत को समझ में नहीं इसीलिए नहीं आता क्योंकि उनको किकबैक्स मिलते हैं। चाइना पेज देम एक्स्ट्रा, सही। दैट्स इट। तेजस शर्मा जी हैं, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से ये पूछ रहे हैं आपसे। एक तो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या सिर्फ पाकिस्तान पैसे के लिए काम करते हैं, और कमर चीमा के बारे में कह रहे हैं कि बताएं हमें। इन्होंने तो सीधा नाम ही ले लिया थे, हम डॉक्टर डॉक्टर कर रहे हैं, पीएचडी इस्लामाबाद से। उनके बारे में क्या पता है ना, उनके बारे में मैं बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी जिक्र किया है, पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, तो वो उसके बारे में क्या बता ना। वो उसका 20% प्रोपागेंडा रहता है, वो बीच में पता नहीं अजीब वगैरह बात कर देगा बीच में। बात चंद्रयान की हो रही है, उसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेके आ जाएगा, तो वो अजीब गरीब बातें, उसका प्रोपागेंडा चलता रहता है। द जेलेसी फैक्टर इन हिम इज वेरी वेरी विजिबल। अच्छा, बाकी जो आपने दूसरा सवाल, इनका क्या मेन सवाल क्या था सर? पाकिस्तानी यूट्यूबर पैसे के लिए काम करते हाँ, हर कोई पैसे के लिए काम करता है, ठीक है। अब बहुत कम है पाकिस्तान में यूट्यूबर्स जो इंटेंशनली क्वालिटी प्लस पैसा प्लस कोई क्या कहते हैं, गुड गुड एजेंडा, पॉजिटिव एजेंडा के लिए काम करें। ऐसे 5 10 10% आप पकड़ लें, बाकी पैसे के लिए तो दुनिया में हर कोई काम करता है। हैं? बिल्कुल अब सही। उसके अंदर भी कैटेगरी है कि किस तरीके का पैसा, लेकिन अब उसके अंदर नहीं जा रहे हम। सही। सनी ढिल्लों हैं, ये नासिक महाराष्ट्र से, ये पूछ कह रहे हैं आपसे, ये लिख लें आपके टाटा अंबानी अडानी, इनके ऊपर प्रोग्राम करें अलग से कि इंडिया की तरक्की में इन इन सब का क्या रोल है, इसके ऊपर कह रहे कंप्लीट एक प्रोग्राम करें। ठीक है। अच्छा जी, शादाब जी हैं, इन्होंने नाम तो बताया है लेकिन इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा। वो कह रहे हैं कि जी क्या आपको पाकिस्तानी यूट्यूबर पैसे भी देते हैं, कि जिस तरीके से आप सारा दिन उनको इंटरव्यूज देते हैं, वो खुद तो अपनी वीडियो से कमाई करते हैं, आपको इंटरव्यू देने से क्या फायदा हासिल होता है? मेरा एजेंडा पूरा होता है, मेरा एजेंडा है प्रोपागेंडा को तोड़ने का, ये मेरा एजेंडा है। बाकी तो मुझे कोई पैसे नहीं देता और मैं मांगता भी नहीं हूँ फिलहाल। जिस दिन मांगने हुए तो मांग लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। फिलहाल मैं ना मांगता हूँ, ना वो सामने को ऑफर करता है। मैंने तो आपका फ्री इंटरव्यू करना है, आपने बाकियों से मांगने हो तो मांग लीजिएगा, मैंने कोई पैसे नहीं देने आपको। आपके साथ फिर लॉयल्टी फिक्स होगी ना सर, हम हम्म, बिजनेसमैन हैं, हम हर जगह पैसे को नहीं देखते। हम आपके आईपी कंटेंट के ऊपर हम लोग अब रॉयल्टी ले लेंगे, कॉपीराइट लगा लेंगे। हम्म, ठीक है बिजनेस जी। में बड़े तरीके होते हैं, हम कॉर्पोरेट वाले हैं, फंसाना हम जानते हैं। सही। अच्छा, विनोद जी राजस्थान से हैं कि मुजफ्फर भाई पीओके कब दे रहे हैं आप हमें? अब मैं, मेरे पास है जो मैंने देना है ये। ये कैसा सवाल पूछा? ना कोई पूछने से देगा, ना देने से कोई लेगा। ये इसका अपना एक तरीका है, अपना वक्त है, और वो जिनको पता है उनसे हमारा कोई रास्ता भी नहीं है। दिलीप जी हैं रांची झारखंड से, ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर जो काउंटर क्यों नहीं करते, जो फैक्ट के ऊपर जब कोई गलत बात कर रहा होता है तो आगे से चुप करके बातें क्यों सुनते हैं? मोस्टली पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को खुद को ही फैक्ट एंड फिगर्स नहीं पता। काउंटर करने के लिए आपको खुद को तो आपको फैक्ट एंड फिगर पता होने चाहिए ना, मुंह जुबानी याद हम्म, होने चाहिए। ठीक है, तो मुंह जुबानी इधर लोगों को याद नहीं है, तो वो कैसे काउंटर करेंगे? सिंपल एज सही। दैट। और फिर एक, अगर आप, पहली चीज ये, और दूसरी चीज, अगर आप पब्लिक रिएक्शन की बात करते हैं कि लॉजिक पे काउंटर क्यों नहीं करते, तो सर वो एक हद तक कर सकते हैं, और वो एक हद तक ही करते हैं, और वही लाजमी है। पता चले एक हद से ज्यादा उन्होंने काउंटर कर दिया, पता चले वो ही ना मिले बंदा, फिर यूट्यूबर ही ना मिले। पिंटू कुमार जी बिहार से पूछने के, बिहार में कास्ट सिस्टम कैसे खत्म होगा? बिहार। भाई ये बिहार वाले करेंगे, गवर्नमेंट चाहे तो रातों रात खत्म कर सकती है, लेकिन वो क्या है, देखो एक बात याद रखो, अंडा अगर अंदर से फूटता है तो जान निकलती है, अंडा अगर बाहर से तोड़ा जाता है तो जान खत्म होती है। तो अगर बाहर से, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बिहार के ऊपर कास्ट सिस्टम खत्म करने पे आ जाए ना, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं पड़ेगा, मानसिकता तो चेंज नहीं होगी ना। ठीक है। दूसरा, अगली गवर्नमेंट आएगी वो फिर लगा देगी कास्ट सिस्टम, और लोग उसको मान भी हम्म, लेंगे क्योंकि लोगों की मानसिकता से तो गया ही नहीं। ये बिहारी खुद जी। करेंगे भाई। बिहारियों को सोचना है कि वो कहां पर थे, कहां पर हैं, इसके बारे में उन बिहारियों को बिल्कुल खुद सही। सोचना पड़ेगा। बात रही बीजेपी की लीडरशिप भी बिहार में कोई इतनी खास नहीं है,
सुशील मोदी अच्छा, वगैरह। ये तो इसीलिए अब ये है ये भी आप नोट कर कि लें इंटरनली भी कि वो काम बिहार के कर रहे ऊपर भी हमसे हैं। सवाल होते हैं भाई ज्यादा, तो ये भी कि बिहार का जो कास्ट जी। सिस्टम के ऊपर भी ज्यादा थोड़ा सा। ना एक आखिरी चीज बिहार पे मैं बता दूं, आज लालू यादव ने कोई वो बुक लॉन्च किया, द प्राइड ऑफ कास्ट सिस्टम इन बिहार। अब ये आपके लीडर हैं। अब ये लालू और नीतीश जैसों को अगर आप लोग, तेजस्वी यादव, ये 10वीं फेल को अगर आप लोग लीडर बनाएंगे तो फिर सारी गलतियां सेंटर को तो ना देना, सेंटर कहां तक जाएगी। हम्म, और मैंने जो अंडे वाला एग्जाम्पल समझाया उसको आप देखें ना, अंदर से टूटता है अंडा तो जान निकलती है, बाहर से टूटता है जान खत्म होती है। तो सेंटर हर जगह नहीं आएगी अंदर से। बिल्कुल सही। अच्छा, अमित आनंद बिहार से ही है, झारखंड से, ये कह रहे कि जी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, आपकी नॉलेज का सोर्स क्या है? मैं आपके जो इंटरव्यूज हैं उसमें से जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ या उसका रेफरेंस जो है वो यूज कर सकता हूँ? आपकी हाँ हेल्प सर, आप चाहिए क्या? रेफरेंस यूज कर सकते हैं। मेरे कौन सा कॉपीराइट है, मैं मेरा खुद का कोई रिसर्च नहीं, मैं खुद दूसरों की रिसर्च पे पढ़ पढ़ के, मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ जो यूनिवर्सिटी जिसे लिखती हैं, जो यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर्स ऑनलाइन आते हैं, जो ये इंटरनेशनल लाइब्रेरीज वगैरह जो होती हैं, जे स्टोर जैसी, वहां से। मैं सेकेंडली मैं आपके प्राइम पब्लिकेशंस पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक्स, ब्लूमबर्ग वगैरह। ठीक है। अखबारों में जाए तो अखबारें तो मैं फिर दुनिया की सारी पढ़ता हूँ, वो टॉपिक वाइज होता है मेरा। ये मसला है तो इस मसले पे कौन सा मुल्क न्यूट्रल लिखेगा तो उस मुल्क की जाके अखबार में पढ़ता हूँ। वो मसले मसले पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर मसले में किसी ना किसी के फायदे जुड़े होते हैं और वो अपने फायदे के हिसाब से लिखेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम में बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, तो उसको ये मेरा। बाकी इंटरनेट है, यूट्यूब है, ट्विटर है, तो जी। इंस्टाग्राम है, विकीपीडिया है, तो 50 और चीजें, गवर्नमेंट की वेबसाइटें हैं। मतलब कोई एक सोर्स नहीं है, देयर आर मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल। नीतीश मिश्रा जी हैं, अमेठी उत्तर प्रदेश से, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग की काफी बातें सुनने को मिलती हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी अक्सर इसका जिक्र करते रहते हैं। कह रहे हैं आपने भी अपने प्रोग्राम में इसकी बात की थी कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का जो रुझान बढ़ रहा है। कह रहे हैं कि वाकई इस चीज में हकीकत है कि पाकिस्तान इसमें कुछ खास अर्निंग कर रहा है फ्रीलांसिंग में? पाकिस्तान की देखें, आईटी इंडस्ट्री जो कमा रही है 2 ढाई 3 बिलियन डॉलर, वो इसी से तो कमा रही है, फ्रीलांसिंग से। और किससे कमा रही है, आपको क्या लगता है? प्रॉब्लम मेरे को वो नहीं है कि ये फ्रीलांसिंग से कमा रहे हैं और क्या नहीं। मेरे को प्रॉब्लम ये, फ्रीलांसिंग में दुनिया को ऑफर क्या करता है पाकिस्तान? छोटे छोटे काम। छोटे छोटे काम के पैसे भी छोटे होते हैं। भाई दुनिया को प्रूव करो, कोई बड़ी स्किल्स को फ्रीलांसिंग में ऑफर करो ना भाई। तुम बोलो मैं बिग फोर की ऑडिटिंग के मैं प्रूफ रीडिंग करूंगा, मैं आपको कोर्ट के जजमेंट्स लिख के देता हूँ। ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने आइडिया दिया था, बाय द वे उसने अभी लॉ खत्म किए, तो अब वो प्रैक्टिस करने के लिए पाकिस्तान में, वैसे सर आपको पता है नए नए ग्रेजुएट को वकील वाले क्या करते हैं, क्या हालत करते हैं, 10 10 साल उनको चांस भी नहीं देते आगे आने की। जी। तो उसने सर अभी यूके की लॉ के फर्म के साथ वो फ्रीलांसिंग में जुड़ा हुआ है, पर केस उसको पैसे मिलते हैं। वो पर केस पर वो पूरा ड्राफ्ट बनाता है, पूरी प्रैक्टिस करता रहता है, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए। उसका नाम वाम भी नहीं जाता, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए उसका सारा जाता है। और फ्रीलांसिंग में उसका रिकॉर्ड बनता जा रहा है। कल जाके वो यूके की को कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो यूके की लॉ के लिए तैयार हो रहा है जहनी तौर पर। तो कोई टेक्निकल, को स्किलफुल काम करो, बड़े बड़े काम करो। ये यूआई यूएक्स, amazon मैनेजर, शॉपिफाई, इन्हीं से ही बाहर नहीं निकल रहे। हम आपको असाइनमेंट लिख के दे देते हैं, ठीक है, तो हम ये कर देते हैं, हम ओ लेवल की ट्यूशन पढ़ा देते हैं। आगे बढ़ो भाई, ओ लेवल की ट्यूशन क्यों पढ़ानी है? क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाओ, क्वांटम फिजिक्स पढ़ाओ। सही। ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़ाओ यूनिवर्सिटी लेवल की, जो तुम मतलब बड़े बड़े दोनों होना चाहिए, एक बैलेंस जी। होना चाहिए, छोटा और बड़े का बीच में बैलेंस। इधर बैलेंस नहीं है, बड़ा है ही नहीं, छोटा ही छोटा काम है। सही। अमरजीत सिंह चौधरी हैं, ये कह रहे कि हिंदू धर्म जो है पूरी दुनिया में इस वक्त मकबूल हो रहा है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? हाँ, तो ये तो लिखा हुआ है ना, तो होना है तो वो होता रहेगा, अगले दो दो 100 साल तक तो ये चलेगा। उसके बाद फिर एंड शुरू होगा दुनिया का, तो फिर वो देखना। ये मैं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि उनमें क्या लिखा हुआ है। और बिल्कुल, जी। जो अगर मैं डेटा फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करूं तो हाँ, इनकी बात बिल्कुल सही है। करंटली द हाईएस्ट कन्वर्टेड रिलीजन या फॉलोड रिलीजन इज हिंदुइज्म इन वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये और मजीद आगे बढ़ेगा। और अभी तो अब मिडिल ईस्ट में शुरू हो गया, अभी आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे। कैलाश सोनानी है, बास्तार छत्तीसगढ़ से, वो कह रहे हैं कि चाइना की तरह इंडिया में भी पानी की कमी जो है वो
होगी आगे, खासकर साउथ में वाटर लेवल कम हो रहा है, तो कह रहे हैं कि इंडिया इसके ऊपर कोई प्लानिंग कर रहा है कि पानी की कमी पर कैसे काबू पाया जाएगा? यार मुझे साउथ की टेंशन नहीं है, तो साउथ में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं और आगे अभी काफी चल रहे हैं, जो अभी कंप्लीट हो जाएंगे आपके 24 में और 25 तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो वहां के जो जमीन के अंदर का वाटर लेवल है, जो वाटर स्ट्रीम है, ठीक है, इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट्स है, तो मुझे साउथ का इतना टेंशन नहीं है, मुझे नॉर्थ का थोड़ा ज्यादा टेंशन है, नॉर्थ में ये फ्लड्स वगैरह का, क्योंकि फ्लड के ऊपर भी बहुत ज्यादा काबू पा लिया है साउथ के अंदर, साउथ में रिजर्वायर्स वगैरह भी बहुत ज्यादा बना दिए हैं। मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा, आप जॉनीज डेस्क करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स देखें, या मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाके आप साउथ के सारे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वाटर से रिलेटेड। तो आपको एक अंदाजा होगा कि नॉर्थ में काम थोड़ा कम है इससे रिलेटेड, साउथ में ऑलमोस्ट काम हो चुका है। ऑलमोस्ट फ्लड से वाटर लेवल हो गए, वाटर स्ट्रीम्स हो गई, इंटरलिंकिंग हो गया। और अगर आपका इशारा कावेरी इशू की तरफ है, तो वो इशू देखें सेंटर की तरफ से नहीं है, वो इशू आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से है। तो मुबारक हो आपको, डीएम एक तरफ डीएमके है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, तो तीसरी तरफ क्या है, वो बीआरसी है, कौन सा है तेलंगाना में, क्या नाम है, केसीआर बाबू वाली। तो बस लड़ो फिर सब बैठ के, तो तीनों अपोजिशन पार्टियां अब ये देखें, ये मोदी को हराएंगी, खुद लड़ रही हैं, लेकिन सेंटर में मोदी को हराएंगे। सही। रोशनी साहू जी हैं विराटनगर से। ये कह रही कि मेरे हमारे ना काफी सारी जमीन है हमारे पास, और हमने वहाँ उस जमीन के अंदर जो है 24 कमरे बनवाए हैं, जहाँ पर जो पाकिस्तान से या जो माइग्रेट करके आएंगे हिंदू फैमिलीज जो हैं, 24 फैमिलीज के लिए हम वो जो जगह है वो मुख्तस की है। तो वो ये कह रही कि अगर कोई भी पाकिस्तान से माइग्रेट करके फैमिली आती है, तो हम उसको वेलकम कहेंगे और अपने पास जो है उस फैमिली को रखेंगे भी, और उनको उस इलाके के अंदर काम काज और सेटल होने में भी पूरी की पूरी जो है वो हेल्प करेंगे। देखें, ये मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक उसका मैं आपको एक कांटेक्ट देता हूँ, आप उनके साथ कांटेक्ट करें इंडिया में। मुजफ्फर भाई को मैं नंबर भेजूंगा, आप मुजफ्फर भाई आपको भेज देंगे, आप मुजफ्फर भाई को काइंडली आप मैसेज करें, तो मैं इनके थ्रू आपको उनका नंबर, उनका एड्रेस और उनका पूरा जो प्रोफाइल है वो भेज दूंगा। तो आप ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकें और आपका जो एक अच्छी ख्वाहिशात है वो पूरी हो, तो वो मैं आपको दूंगा, तो उनके थ्रू आप पूरी कर सकते हैं। और ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, और कह रही कि पूरी की पूरी जो फैमिली है हमारी वो आपकी वीडियोस बहुत शौक से देखती है। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक अच्छा भाई, अब बहुत सारे कुछ, अब क्योंकि अभी आधे से कम सवाल हुए हैं, अभी एक वीडियो हमने और बनानी है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं कि जो मैं अब यहाँ पर एंड में लेना चाहूँगा, कि जिन्होंने सवाल पूछे हैं, और कुछ सवाल तो मिलते जुलते हैं कि जो हमने सवाल किए उनमें उनका जवाब है, और बाकी उनका नाम भी मैं फिर ले लेता हूँ। जी। ये बाइंदर सिंह हैं गुड़गांव हरियाणा से, ब्रजपाल सिंह हैं संभाल उत्तर प्रदेश से, रविंदर मलक है गुड़गांव हरियाणा से, अजय हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, अनुराग तराई हैं उड़ीसा से, सरिंदर शाह हैं एमपी इंदौर से, नीलम सिंह ठाकुर हैं जम्मू कश्मीर से, राय गुरजीत है बठिंडा पंजाब से, पीवी आखिल हैं काओ शाम्बी उत्तर प्रदेश से, शारदा है उड़ीसा से, रवि बोदाले हैं पुणे महाराष्ट्र से, सुनील पटेल हैं इंदौर मध्य प्रदेश से, सनी हैं मध्य प्रदेश से, सनी चावला हैं एक राजदीप है अहमदाबाद से, लीलाधर हैं नाग नागपुर महाराष्ट्र से, नंद किशोर यादव हैं सागर एमपी से, उदय हैं हैदराबाद से, अनापा गौड़ा हैं बंगलोर कर्नाटक से, संदीप गुप्ता हैं गोरखपुर यूपी से, आरिश रहमान है उत्तराखंड से, सत्याम ठाकर हैं यूपी से, कार्तक मिश्रा हैं रीवा एमपी से, कुंदन है मुंबई से, अमन तिवारी हैं गोवा से, राहुल मल्होत्रा हैं पटना बिहार से, सिद्धू हैं कर्नाटक से, तनोजा देशमुख हैं महाराष्ट्र से, सम्राट मेहते हैं भारत से, संजय यादव हैं गाजीपुर से, प्रेरणा है जयपुर से, युवराज नास्टक महाराष्ट्र से, धनराज हैं महाराष्ट्र से, अकानक शाह गुप्ता हैं सूरत गुजरात से, मोहित हैं वेस्ट बंगाल से, प्राबीर शाह हैं अरुणाचल प्रदेश से, भैरोनाथ हैं उदयपुर से, अक्षय हैं नागपुर महाराष्ट्र से, रोहित यादव हैं आगरा उत्तर प्रदेश से, कामराज हैं एमपी से,
मध्य प्रदेश। समीर चौधरी हैं सूरत गुजरात से। रवि हैं गुजरात से। विक्रम आचार्य हैं अजमेर राजस्थान से। बबलू हैं भुवनेश्वर उड़ीसा से। इथरो इथरो वाजपेयी हैं मुंबई से। पवन मलिक हैं फरीदाबाद हरियाणा से। शुभम ठाकर हैं हिमाचल प्रदेश से। शिवाराम कृष्णा हैं हैदराबाद से। समाधान नासिक महाराष्ट्र से हैं। सीतो वादिया हैं अहमदाबाद गुजरात से। आदर्श हैं अयोध्या से। कृष्णा शर्मा हैं गोरखपुर यूपी से। अनुज सिंह हैं सुभाष दिल्ली से हैं। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप हिंदी पढ़ लेते हैं? नहीं, आपको हिंदी मैं पढ़नी आती? कोई भी इंडियन लैंग्वेज नहीं, पढ़नी भी नहीं आती। प्राणिया श्रीवास्तव हैं गुलियार से। आनंद कुमार हैं हरियाणा से। राहुल वर्मा है कानपुर से। भिलाई हैं छत्तीसगढ़ से। आर के मेहता हैं बिहार से। सूर्या कुमार हैं सिक्किम से। हरेश पटेल हैं अहमदाबाद गुजरात से। संदीप भाटिया हैं जयपुर राजस्थान से। अमित पुजारी हैं औरंगाबाद से। मेमून हैं आसाम से। विजय हैं दिल्ली से। वो कह रहे हैं कि जी आपकी पाकिस्तान में कोई वैल्यू ही नहीं, तो आप जल्दी से जल्दी इंडिया में आ जाएं। अच्छा जी। रिपन कुमार पटेल हैं अहमदाबाद गुजरात से। मोहन शर्मा हैं आसाम से। अभिषेक हैं संभालपुर उड़ीसा से। बी पीजे बिश्नोई हैं जोधपुर से। रविंद्र राणा इलाहाबाद से। आशीष चौहान दिल्ली से। अविनाश राठौर गुजरात से। राठवा अविनेश राठवा। दिनेश गोयल भवानी है हरियाणा से। धर्म ज्योति राय कोलकाता से। अच्छा, ये सवाल कर रही हैं ज्योति राय, जो कह रहे हैं कि दीपिक परवानी की शादी हो चुकी है, जो फैशन डिजाइनर हैं, और कहाँ है वो? दीपक दीपक पारवानी, हाँ, उनका मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, मैं उनका फिर अगले वीडियो में जवाब दे देंगे। जी जी। सुब्रत दास हैं जी। और राजेश कुमार सुसरा हरियाणा से हैं। अभय कुलकर्णी पुणे से हैं। दीक्षा त्रिपाठी लखनऊ से हैं। राहुल चक्रवर्ती ये कार के बारे में पूछ रहे हैं, आपकी कार कौन सी है, और मेरी कार के बारे में पूछ रहे हैं कि मेरी कार मिली है या नहीं। तो मेरी कार अभी तक नहीं मिली भाई। भाई करंटली और मेरे ना पास ही रीवो है, रीवो है, दूसरी ऑडी की ई ट्रॉन है इलेक्ट्रिक में। जी। अनिरुद्ध पुणे महाराष्ट्र से हैं। सोनू कुमार सिंह हैं अगरतला त्रिपुरा से। विशाल चोगले हैं रत्नागिरी महाराष्ट्र से। हरीश हैं उत्तर प्रदेश से। आशिक इंसारी हैं ये लखनऊ से। ये एक्स मुस्लिम है, और इन्होंने कुछ सवाल ऐसे किए हैं कि वो उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि आप ना तो ये सवाल पूछ सकते हैं और ना ही अपने चैनल पर चला सकते हैं। तो बात आपकी सही है भाई। सौरभ है जयपुर, ये इन्होंने हिंदी के बारे में पूछा था। सुनील सरावत हैं लातूर महाराष्ट्र से। तो ये भाई ये कुछ नाम है। अभी ये आधा हुआ है, ये तकरीबन 400 के करीब जो सवालात थे, और कुछ नाम मैंने अभी ले लिए। तो बाकी हम आज रात को फिर आपके साथ जो एक और प्रोग्राम करेंगे, तो वो फिर कल इसको टेलीकास्ट करेंगे। तो दिव्य भाई, बिल्कुल। एंड में आप कुछ कहना चाहें तो फिर हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। एंड पे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सबके प्यार से काफी कभी कभी भावुक हो जाता हूं मैं, जो इतना प्यार मुझे मिल रहा है अभी ऑनलाइन मीडिया पे या यूट्यूब पे। तो अब वो सर बर्दाश्त नहीं होता ना शुरू शुरू में, क्योंकि हम लोग मीडिया वाले लोग ही नहीं, हम बिजनेस वाले लोग हैं। तो वो एक अजीब से मतलब अच्छी सी एक पॉजिटिव सी फीलिंग है, लेकिन पहले कभी नहीं महसूस हुई, तो अजीब सी है। तो सारे प्यार के लिए सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई दिवेक भाई, मैं भी देख के ना बहुत ही हैरान होता हूँ, बहुत ही। और देखें, इतने सवाल पूछे, आपको मैंने कोई सवाल नहीं बताया कि क्या सवाल मैंने करना क्या है। और आपको किसी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आज अपनी फैमिली के अंदर भी बैठा था। मेरा जो एक भांजा है, वो उसने भी जो है वो जो एग्जाम होता है जो ब्यूरोक्रेट का पाकिस्तान के अंदर, CSS, वो भी CSS। उसने अभी उसका एग्जाम दिया है। तो मैं उसको भी आपके बारे में बता रहा। तो मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बिल्कुल, आपके जो फैन हैं इंडिया के अंदर, वो भी किसी वजह से हैं, आपकी जहानत की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा दिवेक भाई। रात को फिर शुक्रिया। मुलाकात होगी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू, शुक्रिया।